Here we have a problem on magnetism. A 250 ton rectangular coil of length 2.1 cm. कितने टर्न्स है उसके अंदर? 250 टर्न्स हैं. क्लियर है? उसके बाद उसकी जो लेंथ है रेक्टेंगुलर कोयल की वो कितनी है? 2.1 सेंटीमीटर है. विड्थ कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर है. करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके अंदर? करंट फ्लो हो रहा है 85 माइक्रो एम्पियर. ठीक है. एंड सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.85 टेस्ला. ये जो कोयल है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो कितनी है? 0.85 टेस्ला है. वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कॉइल बाई 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क इज. कि इस कोयल को 180 डिग्री रोटेट करने के लिए, इसकी रोटेशन के लिए, यानी कि इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा. अगर कोई भी क्लोज लूप अगर कहीं रखा हुआ है या कोई भी सिस्टम कहीं रखा हुआ है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है m, ठीक है, स्मॉल m, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर लगेगा टॉर्क. कितना लगता है? m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो टॉर्क लग रहा है. ठीक है. अगर आपको रोटेट कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. तो जो वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम को रोटेट करने के लिए, जो वर्क डन हमारे पास होता है W, वो होता है एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा. ठीक है. कि आप कितने एंगल से कितने एंगल तक रोटेट कर रहे हो. तो अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट को, किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो अपने आप को क्या कर लेता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर लेता है. इसका मतलब इनिशियल जो एंगल होगा थीटा नोट वो कितना होगा? 0 होगा. ठीक है. आप किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पर इस तरीके से टॉर्क लगाता है. कितना होता है टॉर्क? तो वेक्टर इक्वल्स टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. तो ये टॉर्क इस तरीके से होता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए. ठीक है. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए. तो थीटा नोट कितना है? 0. कितने डिग्री तक घुमाना है अपने को? 180 डिग्री रोटेट कराना है. तो थीटा यानी कि जिस एंगल तक आपको रोटेट कराना है वो कितना है? 180 डिग्री. तो हमारे पास फॉर्मूला है. ठीक है. और फॉर्मूला है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई, थीटा नोट की वैल्यू पता चल गई. क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है क्या? यस. ये देखिए 0.85 टेस्ला. अब क्या हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट है क्या? नहीं है. तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा. मैग्नेटिक मोमेंट क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल तो क्या है? रेक्टेंगल है मान लीजिए. ठीक है. ये एक अपना क्या है? कॉइल है. अब इसके अंदर बहुत सारे टर्न हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वायर बनाया है. ऐसे बहुत सारे इसके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे टर्न्स हैं वायर के. ठीक है. तो कितने टर्न्स हैं? 250 हैं. इसकी लेंथ कितनी दी हुई है हमारे पास? लेंथ कितनी दी हुई है? 2.1 सेंटीमीटर. विड्थ कितनी दी हुई है? 1.25 सेंटीमीटर. विड्थ कितनी है? 1.25 सेंटीमीटर. ठीक है. इसमें करंट फ्लो हो रहा है. कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर? 85 माइक्रो एम्पियर. कितने टन्स है इसके अंदर? नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? 250 हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो दी गई है इसकी मदद से हम इजीली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं. इस कॉइल के लिए क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं. तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है? करंट इनटू एरिया. कितना होता है? करंट इनटू एरिया. ये किसके लिए? जब सिर्फ एक टर्न होता, लेकिन यहाँ पे एक टर्न नहीं है, 250 टर्न्स हैं. तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस कॉइल के लिए वो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न से इसको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये क्या आ गया आपके पास? टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया. किसका? इस रेक्टेंगुलर कॉइल का. तो क्या आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पता है? यस पता है. क्या आपको करंट पता है? यस पता है. क्या आप एरिया निकाल सकते हो? यस. लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, तो लेंथ इनटू विड्थ क्या हो जाता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. तो हमें एरिया भी पता है. अब m पता है, b पता है, एंगल्स पता है. मतलब अपनी प्रॉब्लम क्या हो गई है? सॉल्व हो गई है. अब क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बचा है. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको.
तो W इज इक्वल्स टू M की जगह N इंटू आई इंटू ए आ जाएगा, B कोस थीटा नॉट की जगह 0, कोस 0 कितना होता है, कोस 0 होता है हमारे पास 1 माइनस कोस 180 कितना होता है, कोस 180 होता है माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वर्क डन जो आया वो कितना आ गया है 2 टाइम्स NIAB। ठीक है, अब हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, इन सब की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में वो यहाँ पे अपन रख लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए भाई 2 इंटू एन कितना दिया हुआ है 250, करंट कितना दिया हुआ है 85 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर का मतलब 10⁻⁻⁻6 एम्पियर। क्लियर है? ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इनको मीटर में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये 2.1 सेंटीमीटर है, तो 2.1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा 2.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होगा। ऐसे ही ये किसके बराबर हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो विड्थ रखते हैं 1.25 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, तो एरिया आ गया हमारे पास। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी दी हुई है 0.85। इस कैलकुलेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है हमें मिल जाएगा। तो चलिए एक बार पावर्स को अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो 250 इंटू 2 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो 500 यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी 500 होगी। इसके अंदर 00 है, इंटू में 10⁻2 लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पे -2 है, तो ये -2 वाली पावर इन 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5। ठीक है, इंटू 85 इंटू 10⁻⁻6 ये रहा, -2 ये रहा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻8। ठीक है, 2.1 और 1.25 एंड 0.85 इक्वल्स टू, अब देखो 5 इंटू 85 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 85 अगर मैं करता हूँ तो 425 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 425, और 425 को मैं कितना लिख दूँ, मैं लिख दूँ 4.25। कितना लिख दूँ 4.25। तो यहाँ से मैं 2 पावर कम कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है 425, और 425 को मैं लिख सकता हूँ 4.25 इंटू 10⁻2 तो ये +2 ये -8, तो -6 पावर बच जाएगी। और ये जो वैल्यू है इनको एज इट इज़ अपन रख लेते हैं 2.1 इंटू 1.25 इंटू 0.85। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि देखो 10⁻⁻8 और ये 10⁻+ का 2, तो 10⁻�6 बचेगा, तो -6 को अपन कितना लिख सकते हैं माइक्रो लिख सकते हैं, तो माइक्रो जूल, क्योंकि आपको पता है वर्क क्या है एनर्जी ही होता है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल होती है, तो माइक्रो जूल। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू बच गई है। ठीक है, 4.25 को अगर मैं 2.1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अप्रोक्स 9 के आसपास आंसर आ जाएगा, 9 के आसपास, और 1.25 को 0.85 से करोगे तो अप्रोक्स 1 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आंसर हमारे पास आने वाला है एग्जैक्ट आंसर वो 9 के अप्रोक्सीमेट में आएगा, लेकिन यूनिट्स कितनी रहेंगी माइक्रो जूल में रहेंगी। कितनी रहेंगी माइक्रो जूल में रहेंगी। तो देखो नॉर्मल सी बात है, ये 4.25 है, इसको 2.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट 9 के आसपास जाएगा, और फिर 1.25 और 0.85 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपन जस्ट टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, बाकी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 9 के आसपास आएगा। तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 9.1 माइक्रो जूल। कितना आ जाएगा 9.1 माइक्रो जूल। क्लियर है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। एक बार से मैं वापस बता देता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या थी इस क्वेश्चन में। आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ था, लेंथ और विड्थ दी हुई थी, करंट दिया हुआ था और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कोई भी मैग्नेटिक डायपोल जिसका मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m है, अगर उसको आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हो तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, W = mb cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। थीटा नॉट क्या इनिशियल यानी कि शुरुआत में वो किस पोजीशन में था, उस पोजीशन से आप कितना रोटेट कराए हो। तो शुरुआत में 0 डिग्री पर था ये,
ठीक है। और अपन कितना रोटेट करवाया गया है क्वेश्चन के अंदर 180 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। फिर मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया गया था, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं दिया गया था। तो कभी भी किसी क्लोज लूप में से अगर करंट फ्लो होती है, कभी भी किसी भी क्लोज लूप में से, वो क्लोज लूप की शेप कैसी भी हो, अगर क्लोज लूप में से करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली उसका क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होगा। कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, करंट इनटू एरिया। कितना होगा, करंट इनटू एरिया, ठीक है, करंट इनटू एरिया। लेकिन यहाँ पे एक टर्न नहीं है, 250 टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो वैल्यू है उठा के यहाँ पे रख दी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट हमारा कितना हो गया, NIAB कोस थीटा नॉट की जगह कोस जीरो कितना होता है 1 होता है, माइनस कोस 180 -1 होता है, -1 सोल्व किया तो आ गया 2NIAB। उसके बाद कुछ नहीं किया, उसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स की है। n जो दिया गया था, i जो दिया गया था, एरिया, सारी वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दी और हमारा फाइनल आंसर आ गया कितना, 9.1 माइक्रो जूल। क्लियर है। Here we have a problem on magnetism. A bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field, okay, and it is in equilibrium state, okay. The energy required to rotate it by 60 degree is W. Now the torque required to keep the magnet in this new position is. अब देखिए, अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड का कोई रीज़न है उसमें अगर आप फ्रीली क्या कर देते हो, सस्पेंड करा देते हो, उसको हैंग करा देते हो, तो वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करती है कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाए, आपके बिल्कुल पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, यानी कि थीटा कितना बन जाए, M और B के बीच में 0 बन जाए। इस तरीके से करती है, ठीक है। उसको उस पोजीशन से 60 डिग्री रोटेट करवाया गया और रोटेट आपने तो करवा दिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वापस उसको लाने की कोशिश करेगा। अगर आप कभी भी किसी भी बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, M है, उसको अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड B में सस्पेंड करा देते हो तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना टॉर्क लगाएगा और ये टॉर्क लगा कर क्या करने की कोशिश करता है, वो मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल करने की कोशिश करता है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टॉर्क लगाएगा बार मैग्नेट पर जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, M वेक्टर है, और इस तरीके से लगाता है, इस डायरेक्शन में लगाता है कि मैग्नेटिक मोमेंट B वेक्टर की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक मोमेंट पे लगाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये आपने जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट इसी डायरेक्शन में था, अब आपने क्या किया, इसको 60 डिग्री रोटेट करा दिया। अब आपने करा तो दिया, अगर आपने इस पर अब टॉर्क नहीं लगाया तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क लगाएगा इसको वापस वहीं ले आएगा, ये इसको वापस वहीं ले जाएगा। आप चाहते हो कि वापस वहाँ नहीं जाए तो क्या करना पड़ेगा, जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा उतना ही टॉर्क आपको लगा के रखना होगा ताकि एक दूसरे का टॉर्क क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए और ये नई पोजीशन यानी कि 60 डिग्री पर क्या हो जाए, रुक जाए, होल्ड हो जाए, ठीक है। तो टॉर्क तो तब निकाल लेंगे जब अपने पास ये जो वर्क से रिलेटेड कुछ रिलेशन दिया गया है पहले उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे है देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज W। अब किसी भी मैग्नेटिक मोमेंट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M है उसको रोटेट कराने के लिए जो वर्क डन जो होता है, जो वर्क डन होता है W, वो होता है M इंटू B कॉस थीटा नोट माइनस कॉस थीटा। थीटा नोट क्या है, उसका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल जो पोजीशन है उसमें उसका कितना एंगल है, ये क्या है, फाइनल पोजीशन का एंगल है कि फाइनल जब आप उसको रोटेट करा रहे हो, रोटेट कराने के बाद उसकी पोजीशन क्या रहेगी। तो इनिशियली तो क्या होता है, मैग्नेटिक जो मोमेंट है उस पर इस तरीके से टॉर्क लगाता है कि वो पैरेलल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के। तो इनिशियल एंगल जो है थीटा नोट वो तो कितना रहेगा, 0 रहेगा। कितना रोटेट करा रहे हो आप, 60 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो जो वर्क डन है, और यहाँ पे देखो W ही लिखा हुआ है, ये अब ध्यान रखना, इसको आप चाहो तो पूरा वर्क डन लिख लीजिए यहाँ पे। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ W लिखूंगा तब कन्फ्यूज हो सकते हो, समझ रहे हो, क्योंकि वर्क डन को W से लिखूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इसने ये 60 डिग्री घुमाने में जो वर्क हुआ है उसको इसने W बताया हुआ है। देखो रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज W, तो आप इसको W मत लिखो, उसको वर्क डन ही लिख लो, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू आगे MB cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा, ठीक है। अच्छा, लेकिन 60 डिग्री घुमाने में जो वर्क डन है वो W के बराबर है। आप W लिख दो, जनरल फॉर्मूले में आप वर्क डन लिख लो, लेकिन जैसे ही मैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री रखूंगा तो अपने क्वेश्चन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई
क्वेश्चन यही कह रहा है कि 60 डिग्री घुमाने में जो वर्क हुआ है वो W है। ठीक है, तो वर्क कितना हुआ, W हुआ। ठीक है, m इंटू बी cos 0 माइनस cos 60। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से W हमारे पास कितना आ जाएगा, mb/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, mb/2। अच्छा, एक और चीज़, कंफ्यूज मत होना। जैसे कुछ बुक्स वगैरह में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट जिसको मैं स्मॉल m से लिख रहा हूँ उसको कैपिटल M से लिख देते हैं, लेकिन जनरली अगर मैं मेरे रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मैं कैपिटल M से मैग्नेटाइजेशन को लिखता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं लिखता हूँ। हो सकता है कई बार एग्जाम में भी ऐसा हो कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट को ही क्या लिख दे, वो कैपिटल M से लिख दे। तो कंफ्यूज मत होना, ये मैग्नेटिक मोमेंट ही है जिसको मैं स्मॉल m से लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। तो चाहे इसको आप कैपिटल M से लिखो चाहे स्मॉल m से लिखो, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले में ये है क्या। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में जो m है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटाइजेशन नहीं है। अगर आप कैपिटल M से भी इसको रिप्रेजेंट करते हो तो कर सकते हो। तो ये आ गया वर्क का रिलेशन mb/2। अब ये कह रहा है कि इस कंडीशन में इसको बनाए रखने के लिए जो टॉर्क लगेगा वो कितना रहेगा, W के फॉर्म में हमें बताना था। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो अगर मैं टॉर्क की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, mb इंटू साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन आ जाता है। तो साइन कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। तो यहाँ से इस रिलेशन को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो टॉर्क कितना आ गया है, mb √3/2 आ गया है। अब देखो mb की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, 2 टाइम्स w रख सकता हूँ। अरे mb इक्वल्स टू 2w रख सकता हूँ, यस। तो ये जो mb है इसकी जगह कितना रख दीजिए, 2w रख दीजिए। तो ये बन गया 2w इंटू √3/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर टॉर्क हमारा कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स w। कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स w आ जाएगा। तो यहाँ पे आप करेक्ट ऑप्शन देख सकते हो कि जो बी ऑप्शन है हमारा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। Here we have a problem on magnetism. Following figure shows the arrangement of bar magnets in different configurations. Okay, each magnet has magnetic dipole moment small m vector. Which configuration has highest net magnetic dipole moment? तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वो क्या आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, कभी भी कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, मान लीजिए एक वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर कितना है, बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही होता है। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है, दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड स्क्वायर रूट। यही फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब बात करते हैं अपना अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो किसी भी बार मैग्नेट के लिए, किसी भी बार मैग्नेट के लिए से मान लीजिए ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, साउथ टू नॉर्थ पोल। हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसकी डायरेक्शन किधर होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। हमेशा ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पहले कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर है जिसकी वैल्यू है m वेक्टर, एक मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, ये हो गया m वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है नीचे वाली बार मैग्नेट की वजह से m वेक्टर, और दूसरी वाली जो बार मैग्नेट है उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक लेफ्ट टू राइट है, दूसरा राइट टू लेफ्ट है। तो क्या है, एंगल क्या है दोनों के बीच का, 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए एक मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ, एक इस डायरेक्शन में है साउथ टू नॉर्थ, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री। देखो दिया हुआ है 30 डिग्री, दिया हुआ है ना 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद
एक मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, दूसरी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, देखो क्वेश्चन पढ़ो, हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा। तो यहाँ पे देखो दोनों ही मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, यानी कि ए और बी की वैल्यू सेम है। तो अगर ए और बी सेम होते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुछ ये बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा, यही बन जाएगा। भाई मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एम एम दोनों सेम बार मैग्नेट है। देखो बार मैग्नेट्स हैं जो कि ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर ही है, डायरेक्शन अलग अलग है, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब ये टर्म मैक्सिमम हो, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई, थीटा ही तो चेंज कर सकता है इसकी वैल्यू को। तो थीटा सबसे ज़्यादा कोस थीटा की वैल्यू किस एंगल पे होती है, कोस थीटा सबसे बड़ा होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। सबसे बड़ा कहाँ होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते हो वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते हो वैसे वैसे, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कोस थीटा की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यही बात है 0 से लेके 90 तक, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोस थीटा कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे कोस थीटा कम होता जा रहा है। तो सबसे छोटा एंगल कहाँ पे है, किसके पास है, 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो इसी कॉन्फ़िगरेशन का आएगा, क्योंकि देखो इसमें तो 90 डिग्री है, तो कोस 90 0, तो ये वाली टर्म ही 0 हो जाएगी, आएगी ही नहीं। इसमें 180 है तो कोस 180 -1 हो जाता है, तो ये टर्म अब नेगेटिव होगी, मतलब ये तो टर्म में से कुछ घटेगा और सब्सट्रैक्ट और करना पड़ेगा, मतलब और छोटा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे कोस 60 है, यहाँ पे कोस 30 है, कोस 30 की वैल्यू ज़्यादा होती है, कोस 60 की वैल्यू कम होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 30 पे है, ये 60 पे है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, जो आपका थर्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसका है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर है, सी के अंदर है, तो सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट यूज हुई हैं, दो वेक्टर के बीच अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट कितना होता है। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या यूज हुई है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट ऑलवेज डायरेक्ट्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये बात अच्छे से याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। प्रॉब्लम और मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M। तो देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है। कुछ टेक्स्ट बुक में जो आप अच्छी रेफरेंस बुक पढ़ोगे वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को जो लिखा जाता है वो स्मॉल m से लिखा जाता है, और जो कैपिटल M यूज किया जाता है वो मैग्नेटाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटाइजेशन के लिए। सर मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट m है और वॉल्यूम v है तो ये क्या बन जाता है आपका कैपिटल M, यानी कि मैग्नेटाइजेशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट को ही कैपिटल M से लिखा गया है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ सिंबल्स पे मत चले जाना, कई बार थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसे जनरली क्या होता है, कैपिटल M किसके लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। स्मॉल m किसके लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। एक बार अपन ये हटा देते हैं और जो क्वेश्चन में जो सिंबल्स दिए हुए हैं अपन वही यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैग्नेटिक मोमेंट है कैपिटल M इज बेंट in the form of an arc as shown in the figure, the new magnetic dipole moment will be। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखनी है और वो कॉन्सेप्ट है पोल स्ट्रेंथ। किसी भी बार मैग्नेट के लिए जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती है। पोल स्ट्रेंथ कभी भी चेंज नहीं होती है। अब क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल M से लिखा हुआ है तो मैं मान लीजिए पोल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट कर लेता हूँ, स्मॉल m से डिनोट कर लेता हूँ। आप कहोगे सर ये पोल स्ट्रेंथ क्या है। पोल स्ट्रेंथ बेसिकली आप ये समझ सकते हो किसी भी बार मैग्नेट की तरीके से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और अगर आप यूनिट्स की बात करोगे तो ये क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ। क्या है ये, मैग्नेटिक मोमेंट
पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप किसी बार मैग्नेट को बीच में से काट देते हो या मोड़ देते हो, किसी भी तरीके से कितने भी टुकड़े कर देते हो, तो जो उसकी पोल स्ट्रेंथ है वो कभी चेंज नहीं होती है, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पोल स्ट्रेंथ कभी चेंज नहीं होती है किसी भी बार मैग्नेट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, तो पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक मोमेंट में क्या रिलेशन है? तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ कि बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कितनी है इनटू लेंथ। सर कौन सी लेंथ? तो ये जो लेंथ है ये आप ये समझ सकते हैं, ये है डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, कि पोल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। क्लियर है बात? ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं अपन। तो जो बार मैग्नेट थी उसकी लेंथ कितनी थी? L थी, एंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? M था। तो पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ कितनी थी इसकी? स्मॉल l थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m है वो कितना हो गया है? कैपिटल M अपॉन L हो गया है। या फिर पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, जब ये मैग्नेट ऐसे मुड़ी हुई नहीं थी, किसी स्टेट में थी ये, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट थी। ठीक है, लेंथ कितनी थी इसकी? L थी। ठीक है, उस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था, तो पोल स्ट्रेंथ हो गई m स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M बाई L। क्लियर? ठीक है, कहाँ से आया? इस रिलेशन से आया, मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई लेंथ इक्वल्स टू पोल स्ट्रेंथ आ गया। अब जब मैंने इसको मोड़ दिया और इस तरीके से एक आर्क बना दी, उस सिचुएशन में भी इसकी पोल स्ट्रेंथ तो m ही रहेगी, लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट बदल जाएगा। वो कैसे बदल जाएगा? क्योंकि जैसे आपने इसको मोड़ा तो अब ये जो दो पोल्स हैं इसके पोल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो गई है। अब पहले वाली डिस्टेंस नहीं, पहले डिस्टेंस कितनी थी? इसके आर्क के बराबर थी। कितनी थी? आर्क के बराबर। कितनी? L थी। लेकिन जैसे आपने इसको मोड़ दिया तो अब ये वाली डिस्टेंस हो गई ना, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस, तो ये बच गई। अब ये जो डिस्टेंस बच गई, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये कैलकुलेट क्या कैसे करें? तो मान लो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल डी। कितना लिख देता हूँ? स्मॉल डी। और अगर मैं स्मॉल डी कैलकुलेट कर लेता हूँ तो जो डिस्टेंस बिटवीन द पोल है मोड़ने के बाद, इसको कर्व बनाने के बाद, आर्क बनाने के बाद जो डिस्टेंस है बिटवीन द पोल वो आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ डी। तो यहाँ पे पहले अपन एक रिलेशन यूज करेंगे। देखो, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस कितना होता है? एंगल होता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर्क कितनी है इसकी? L है। रेडियस कितनी है? R है। ठीक है, देखो स्मॉल r है तो आप स्मॉल r लिख लीजिए। ठीक है, इक्वल्स टू एंगल कितना है? थीटा। तो ये हो गया L अपॉन R इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ हमारे पास L की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब D की वैल्यू अगर हमें निकालनी तो अपन कैसे निकाल सकते हैं? ये R है, ये एंगल, ये अगर पूरा 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, तो आपको देखो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर को यहाँ बना देता हूँ। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल रही है। ये R है, ये एंगल है कितना? 30 डिग्री, और ये आपका D है। तो एंगल के सामने कहता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर आपको कभी भी निकालना होता है तो परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनियस कितना है? R है, और साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है साइन 30? 1/2 होता है। तो कितना आ गया? R/2। तो अगर D R/2 आया है तो ये टोटल जो डिस्टेंस है बिटवीन द पोल्स ये कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ D, और D अगर R/2 है तो कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आपको जो नई डिस्टेंस है पोल्स के बीच की वो मिल गई। यस, तो मोड़ने के बाद अगर आपको पोल्स के बीच की डिस्टेंस मिल गई है तो आप इजीली मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ कितनी है? M/L है। ठीक है, लेंथ जब आपने इसको मोड़ दिया तब कितनी आ गई है? R आ गई है। कितनी आ गई? R आ गई है। अब यहाँ पे देखो L अपॉन R कितना है? थीटा है। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, इस रिलेशन का अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो मैं इसको R अपॉन L इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ? 1/θ लिख सकता हूँ। बोलो हाँ या ना?
देख सकता हूँ ना, अरे भाई रेसिप्रोकल लिया है तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो r बाई एल, इसका 1 बाई थीटा, तो r बाई एल की जगह मैं 1 बाई थीटा लिख सकता हूँ। तो r बाई एल की जगह अगर मैं 1 बाई थीटा लिख दूंगा तो कितना बन जाएगा, m अपॉन थीटा। कितना बन जाएगा, m अपॉन थीटा। कितना बन जाएगा, थीटा। अब ये जो एंगल है ये कितना है, यहाँ पे टोटल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखता हूँ, 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में लिखता हूँ तो कितना लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। यही तो है थीटा, अरे थीटा यही तो है। तो यहाँ थीटा की जगह मैं कितना रख दूँ, पाई बाई 3 रख दूँ। तो जैसे ही मैं थीटा की जगह पाई बाई 3 रखता हूँ तो आंसर क्या जाएगा, 3m अपॉन पाई। जैसे मैं थीटा की जगह कितना रखता हूँ, पाई बाई 3 रखता हूँ तो 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर कितना बन जाएगा, 3m अपॉन पाई। कितना आंसर आ जाएगा, 3m अपॉन पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो करेक्ट ऑप्शन है अपना वो कौन सा है, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है। Here we have a problem on magnetism. A bar magnet of magnetic moment capital M is placed at right angles to a magnetic induction B. ठीक है। If a force F is experienced by each pole of the magnet, the length of the magnet will be देखिए जो बार मैग्नेट रखी हुई है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखी हुई है, राइट एंगल पे रखी हुई है, नहीं परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये आपकी बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आपकी क्या है, बार मैग्नेट है। ये आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक जो मोमेंट है m उसके बीच में और मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच में कैसा एंगल है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये है, ये आपका m वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर है। अब ये पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी, लेंथ कितनी होगी अगर इंडक्शन बी है, इफ फोर्स एफ इज एक्सपीरियंस्ड बाय ईच पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी कि इस मैग्नेट पर जो फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। तो इस बार मैग्नेट की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो समझो फोर्स अगर एफ लग रहा है तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क कितना होता है, टो वेक्टर इक्वल्स टू होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन आता है, साइन 91 हो जाएगा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, एम इंटू बी हो गया, साइन 91 हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कपल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। दोनों पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स और इस पे ये फोर्स, इस फोर्स कपल के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इस बार मैग्नेट के लेंथ के बराबर ही है, बार मैग्नेट के लेंथ के बराबर ही है। तो टॉर्क कितना होना चाहिए, फोर्स इंटू लेंथ के बराबर होना चाहिए। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल ऑफ फोर्स, यानी कि जो कपल है फोर्स का उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वहां से हम टॉर्क निकालते हैं। तो फोर्स इंटू लेंथ टॉर्क होना चाहिए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने मैग्नेटिक मोमेंट रखा तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, एम इंटू बी, क्योंकि साइन 91 हो जाएगा। तो दोनों टॉर्क को आप बराबर रख दीजिए। तो यहाँ पर एम इंटू बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एफ इंटू लेंथ। तो यहाँ से लेंथ पूछी गई है तो रीअरेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, एम बी अपॉन एफ। ये आपके पास क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क लगेगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो एम क्रॉस बी कितना होता है, एम बी साइन थीटा, साइन 91 हो जाएगा। तो टॉर्क आ जाएगा एम इंटू बी। लेकिन टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द कपल ऑफ फोर्स, जो कपल है फोर्स का उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इस बार मैग्नेट की लेंथ के बराबर होगी। और मान लिया कि लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है, तो एल से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों टॉर्क को बराबर रख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Here we have a problem on magnetism. A magnetic needle suspended parallel to a magnetic field requires root
3J of work to turn it through the 60 degree, the torque needed to maintain the needle in this new position will be। तो एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको अपन ने फ्रीली जो है सस्पेंड किया, लेकिन आपको पता है किसी भी बार मैग्नेट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर देते हो तो किस तरीके से आपको अपने आप को एडजस्ट करती है, इस तरीके से एडजस्ट करती है कि जो मैग्नेटिक नीडल का मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। और यहाँ पे क्वेश्चन में वैसे मेंशन ही कर दिया कि पैरेलल अपन ने किया हुआ है। उसको रोटेट किया, कितना रोटेट किया, 60 डिग्री रोटेट किया। तो 60 डिग्री रोटेट कराने में जो वर्क डन जो यहाँ पे हुआ वो कितना हुआ, √3J हुआ। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो J यहाँ पे कोई फैक्टर भी हो सकता है और एक यूनिट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वर्क यूनिट होते हैं जूल, तो जूल तो हो सकता है कि यूनिट को बता रहा हो, लेकिन ऑप्शंस में आप देखो यहाँ पे क्या पूछा गया, टॉर्क पूछा गया, लेकिन ऑप्शंस में भी J नज़र आ रहा है। तो अगर ऑप्शन में भी J नज़र आ रहा है तो J कोई फैक्टर भी हो सकता है। अगर ये यूनिट होता तो यहाँ पे टॉर्क की यूनिट जूल नहीं होती है, तो टॉर्क की यूनिट जूल नहीं है तो मतलब ऑप्शन में जूल J नहीं दिखना चाहिए था। तो J यहाँ पे कोई फैक्टर अगर है, कोई फैक्टर समझ रहे हो, कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है तो ही ऑप्शन में नजर आएगा। यूनिट है तो टॉर्क की यूनिट आपको पता है न्यूटन इंटू मीटर होती है, जूल नहीं होती है, तो जूल नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से सवाल बता रहा हूँ आपको ये। तो वर्क डन आपको पता है, टॉर्क पूछा गया है कि इस पोजीशन में होल्ड करने के लिए कितना टॉर्क लगेगा। तो वैसे आपको बता दूँ टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है m b साइन थीटा, यानी कि आप कितने एंगल पर उसकी पोजीशन रख रहे हो। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क कौन लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाता है। और अगर आप चाहते हो कि वो मैग्नेटिक नीडल उसी एंगल पर रहे, क्योंकि आपको पता है अगर आपने फ्रीली छोड़ दिया ना तो वापस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये आपकी मैग्नेटिक नीडल है, अगर आपने इसको यहाँ ले जाकर छोड़ दिया तो ये वापस यहीं आ जाएगी। तो अगर आपको उसको यहीं रखना है तो आपको भी एक टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ रहा है टॉर्क? क्योंकि जब ये इस पोजीशन पे है, किसी थीटा एंगल पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे इतना टॉर्क लगा रहा है। तो जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है उतना ही टॉर्क अगर हम लगा देंगे तो ये फिर उसी पोजीशन पर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा। तो अब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो टॉर्क कैसे निकालें अपन? देखो हमें वर्क दिया हुआ है, तो जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन जो होता है हमारे पास किसी भी बार मैग्नेट को, मैग्नेटिक नीडल को घुमाने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है m इंटू बी कोस थीटा नॉट माइनस कोस थीटा। कोस थीटा नॉट क्या है? इनिशियल एंगल, इनिशियल पोजीशन, यानी किस एंगल से आप उसको घुमाना स्टार्ट कर रहे हो। थीटा क्या है? आप किस एंगल तक घुमा रहे हो। तो शुरुआत में क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल है इसका मतलब थीटा नॉट, शुरुआत में इसकी पोजीशन कितनी है, 0 डिग्री है। आपने इसको कितना रोटेट किया, आपने इसको 60 डिग्री पे पहुंचा दिया, तो फाइनल एंगल कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, तो W इक्वल्स टू आ गया एम बी कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, माइनस कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और W आपको कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे √3J दिया हुआ है। तो W आपके पास इस फॉर्मूले से कितना आया, MB/2 आया, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, √3J। तो ये आपको दिया गया है। तो इस रिलेशन से अगर मैं MB निकालता हूँ तो MB कितना आ जाएगा, यहाँ से 2√3J आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस भाई, 2 इधर भेज दिया, 2√3J आ गया। फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा। टॉर्क कितना लगेगा, MB साइन थीटा। तो जो टॉर्क है ये कितना है, MB साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और MB की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी है, 2√3J है। तो यहाँ पे जैसे मैं MB की जगह 2√3 रखता हूँ, 2√3 इंटू √3/2 और J। अगर ये J कोई फैक्टर है तो तब तो ये J आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और फैक्टर आपका J है तो 3J आंसर हो जाएगा। यानी कि B आपका यूनिट, सॉरी B जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये J यहाँ पे क्या है, यूनिट है, क्योंकि वर्क यूनिट जूल होती है, अगर ये जूल है यहाँ पे तो उस केस में ऑप्शंस में J नहीं आएगा, क्योंकि ये जो यूनिट है m इंटू बी की यूनिट है, लेकिन ये जो एंगल से जो अपने पास वैल्यू आ रही है टॉर्क, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स कपल। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर, तो टॉर्क की जो यूनिट होती है वो जूल नहीं होती है, तो उस केस में यहाँ पे ऑप्शंस में J नहीं आना चाहिए।
समझ रहे हो? तो अगर कोई फैक्टर है तो ऑप्शन में भी जे आ जाएगा, अगर कोई फैक्टर नहीं है सिर्फ यूनिट है तो ये ऑप्शंस में जे नहीं आना चाहिए था। लेकिन बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी आएगी, √3 इंटू √3 3 आएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से भी आप इसको पहचान सकते हो कि जो बी ऑप्शन है वही अपना करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? Here we have a problem on magnetism and matter. A short bar magnet of magnetic moment 0.4 जूल पर टेस्ला, T stands for the टेस्ला, ठीक है, टेस्ला इनवर्स, जूल अपॉन टेस्ला इसकी यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.16 टेस्ला, ठीक है। द मैग्नेट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज। तो देखिए अगर कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में रखा हुआ है तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है यू इज इक्वल्स टू माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और डॉट हटता है तो आपको पता है क्या आ जाता है आपके पास कोस थीटा आ जाता है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कह रहा है क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। कितनी होती है, 0 डिग्री। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कितनी होती है, 180 डिग्री। ये तो किसके लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। इन क्वेश्चन में हमें किसकी बात की जा रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। तो थीटा हमें कितना लेंगे, 0 लेंगे। तो थीटा जैसे मैं 0 रखता हूँ तो कितना जाता है, माइनस एम इंटू बी आ जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, 0.16 दिया हुआ है। और ये देखो आगे वाला नेगेटिव साइन एज इट इज आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.064, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो कितना आ जाएगा, जी। तो माइनस 0.064 जूल, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कब, जब आपका मैग्नेटिक जो मोमेंट है, जो बार मैग्नेट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखी, आंसर आ गया हमारा माइनस 0.064। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर है? Here we have a problem on magnetism and matter. A vibration magnetometer placed in a magnetic meridian has a small bar magnet. The magnet execute oscillations with a time period of 2 seconds in Earth's horizontal magnetic field of 24 microtesla. When a horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to the Earth's field by placing a current carrying wire, the new time period of the magnet will be. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक नीडल है, जो मैग्नेटोमीटर है, उसके अंदर जो ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। क्योंकि यहाँ पे हमें किसकी बात की जा रही है, ध्यान से अगर अपन देखें टाइम पीरियड की बात की जा रही है, तो हमें टाइम पीरियड ही कैलकुलेट करना है। तो हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2π/I/mb। ये क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एनी मैग्नेटिक नीडल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब वो SHM का मोशन कर रही है। अब यहाँ पे आई क्या है, आई क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल होगी मैग्नेटोमीटर की, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 24 माइक्रोटेस्ला था, और बाद में कितना हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था, कितना, 24 माइक्रोटेस्ला। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। लेकिन फिर मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया एक और मैग्नेटिक फील्ड, कितना, 18 माइक्रोटेस्ला। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है, जैसे आप इसको अप्लाई करते हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा, 24 - 18, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो 6 माइक्रोटेस्ला बच जाता है। कितना बच जाता है, 6 माइक्रोटेस्ला। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड 24 था, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। यही टाइम पीरियड को चेंज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तो चेंज होगा नहीं, अभी भी मैग्नेटोमीटर तो वही है। तो आपने उस जो निडल है, मैग्नेटिक निडल, वो तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, तो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट तो चेंज नहीं होगा।
क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा कि नहीं? मैग्नेटोमीटर जो आपकी डिवाइस है आप उसको चेंज ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हो। तो मतलब दोनों ही केस में, जब 24 माइक्रो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है और जब सिर्फ 6 माइक्रो टेस्ला फील्ड है, दोनों ही केस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है, आई और एम चेंज ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर दोनों चेंज ही नहीं हो रहे हैं तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो मैं एक रिलेशन लिख सकता हूँ, T प्रोपोर्शनल टू 1/√b। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आई भी कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट, तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, यही तो बात है। तो ये एक रिलेशन आप लिख सकते हो। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आपको मैं सिंपल तरीके से भी बता सकता हूँ। ये मान लीजिए पहले टाइम पीरियड कितना था, T1 था 2π, पहले मैग्नेटिक मोमेंट m था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कितना था, B1 था। दूसरी बार टाइम पीरियड T2 हो जाएगा, ये 2π हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अभी भी उतना ही है I, मैग्नेटिक मोमेंट भी m ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बदल गया B2। तो T1 अगर अपॉन T2 अगर मैं करता हूँ तो T1 अपॉन T2 अगर मैं करता हूँ तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, √i से √i कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, √B2 अपॉन B1। क्लियर है? हमें क्या निकालना है, हमें T2 निकालना है। तो T2 कितना हो जाएगा, T1 √B1 अपॉन B2। क्योंकि देखो T2 इधर आएगा, ये इधर जाएगा, रीअरेंज कर रहे हैं इक्वेशन को, तो B1 ऊपर चला जाएगा, B2 नीचे जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। आप ये डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इस रिलेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता था, T1 अपॉन T2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो B1 नीचे और B2 ऊपर, ठीक है। और यहाँ से भी वही रिलेशन बन जाता है, ये वाला रिलेशन ही आ जाता। देखो T1 B1 T2 B2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सेम वहाँ से भी वही रिलेशन बनेगा और इस तरीके से करोगे तो भी वही रिलेशन बनेगा। तो T2 इक्वल्स टू कितना गया, T1 इंटू √B1 अपॉन B2। पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना था 24, बाद में कितना हो गया 6, 24 अपॉन 6 कितना हो जाता है 4। तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, T1 इंटू √4, √4 का मतलब 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, T2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स T1। पहले टाइम पीरियड कितना था यहाँ पे देखिए 2 सेकंड था, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 सेकंड। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, डी आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 सेकंड। तो जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड कम करते हो तो टाइम पीरियड बढ़ता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिनोमिनेटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो 4 सेकंड क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। हियर वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन मैग्नेटिज्म एंड मैटर। टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर्स एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, ठीक है। A stationary charge q is placed at P in between the gap of the magnets at a distance d from the center OH or in the figure, ठीक है। दो बार मैग्नेट्स हैं, ठीक है, इनका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। ये इनके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है भाई, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इनके बीच में एक स्टेशनरी चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एक स्टेशनरी चार्ज रखा हुआ है, स्टेशनरी। अब आप बताइए, मैग्नेट रखी हुई है तो मैग्नेट क्या जनरेट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज पे कोई फोर्स लगाता है क्या, नहीं लगाता है। मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए चार्ज का मोशन में होना ज़रूरी है, रुके हुए चार्ज पर, स्टेशनरी चार्ज पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो अगर वेलोसिटी ही नहीं है तो फोर्स लग ही नहीं सकता, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं सकता। तो स्टेशनरी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल Q इज 0, यानी कि आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है? मैटर, a closely wound solenoid of 2000 tons and a area of cross section 1.5 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, ठीक है, सोलेनॉइड का आपको। कैरीज अ करंट, करंट भी आपको दे दिया गया है 2 एम्पियर। इट इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ओके, अलाउिंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, कितना है 5 × 10⁻⁻2 टेस्ला, ठीक है। कितने एंगल, एंगल कितना है 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है। द टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड, तो अगर किसी भी सिस्टम को जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी कि ऐसा कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या है मैग्नेटिक मोमेंट है, कितना मैग्नेटिक मोमेंट है m है, उसको अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, कितना लगता है
एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात मैं करूँ तो कितना हो जाएगा एम इंटू बी इंटू साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या आता है साइन थीटा आता है। थीटा क्या है एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा कि एंगल कितना है और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दिया हुआ ही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो ये है सोलेनोइड आपकी, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और करंट जब फ्लो हो रही है मान लीजिए यहाँ से करंट एंटर करती है और यूं चक्कर लगा के इस तरफ आ रही है, तो ये मैं करंट के डायरेक्शन में अगर मेरी फिंगर्स को मैं कर्ल कर लेता हूँ तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो मिल जाती है मुझे इस डायरेक्शन में। साथ ही मुझे पोल्स मिल जाएंगे, पोल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो आप किसी भी मैग्नेट के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ होती है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी किधर होता है साउथ टू नॉर्थ पोल होता है। तो ये जो सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक मोमेंट है मान लीजिए कितना है m, इसकी डायरेक्शन किधर होगी अलोंग द एक्सिस, ध्यान रखना हमेशा अलोंग इट्स एक्सिस। किसी भी सोलेनोइड का अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा, और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी एक्सिस के अलोंग ही होगा। क्लियर है, अलोंग इट्स एक्सिस। अब देखो ये क्या कह रहा है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड। तो बताओ अगर इसके एक्सिस के अलोंग ही मैग्नेटिक मोमेंट है, तो एक्सिस से अगर एंगल थीटा डिग्री जो थीटा है 30 डिग्री बन रहा है, तो एम वेक्टर के साथ भी कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री ही बनेगा। दोबारा समझिए, ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस सोलेनोइड के एक्सिस से 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, और आपको पता है एक्सिस के अलोंग ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जितना एंगल एक्सिस के साथ मैग्नेटिक फील्ड का है उतना ही एंगल मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का हो जाएगा। तो आपको थीटा मिल गया क्या, यस हमें थीटा मिल गया है कितना 30 डिग्री। चलो एक चीज़ तो पता चल गई, मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है किसी भी सर्कुलर कॉइल के लिए या किसी भी आर्बिट्रेरी कोई भी शेप हो, अगर एक क्लोज लूप है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है वो होता है करंट इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ए। तो करंट क्या हमें दिया हुआ है, क्या यस दिया हुआ है, क्या हमें एरिया दिया हुआ है, कि यस दिया हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्न का ही मैग्नेटिक मोमेंट है, सिर्फ एक टर्न का। ऐसे इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं 2000 टर्न्स हैं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने कैपिटल एन, तो ये क्या बन जाता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा 2000 इंटू करंट कितना है हमारे पास 2 एम्पियर, ठीक है, इंटू एरिया कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, एंगल आपके पास है, सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। चलिए करते हैं, देखिए तो टॉर्क कितना हो जाएगा, m कितना आ गया आपके पास 1.5 को 2 से करूँगा 3 हो जाएगा, 3 को 2000 करूँगा 6000 हो जाएगा। तो 6000 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻³ आगे 10⁻⁻⁴ है। ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ 5 इंटू 10⁻⁻², 5 इंटू 10⁻⁻²। एंगल कितना 30 डिग्री, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। तो इसकी जगह मैं कितना रख सकता हूँ 1/2 रख सकता हूँ, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बच जाता है 3, 3 को 5 से करता हूँ तो 5 3 15, कितना हो जाता है 15। ये देखिए 10⁻⁻⁴ और -2 -6 हो गया, ये +3 है, तो कितना बच जाएगा 10⁻⁻³ न्यूटन इंटू मीटर, 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा, तो यहाँ पे आप ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 15 की टर्म्स में कोई ऑप्शन नहीं है, 1.5 है, तो देखो इसको सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं ना। 15 इंटू 10⁻³ को मैं 1.5 इंटू 10⁻² भी तो लिख सकता हूँ। नेगेटिव पावर को जब आप क्या करते हो कम करते हो तो डेसिमल जो है आपका जो डेसिमल है वो लेफ्ट में खिसकता है। यहाँ पे 15 क्या है बेसिकली 15.0 है। अगर यहाँ पे नेगेटिव पावर आप कम करना चाहते हो तो डेसिमल इधर आएगा। कितनी कम कर रहे हो, एक पावर कम कर रहे हो तो 1.5 हो जाएगा ये। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। सी इज द
correct option for this problem. Here we have a problem on magnetism and matter. A bar magnet having a magnetic moment of 2 into 10 raised to the power 4 joule upon Tesla is free to rotate in a horizontal plane. ठीक है, फ्री है. A horizontal magnetic field आपको दिया हुआ है यहाँ पे 6 into 10 raised to the power minus 4 Tesla. The work done in taking the magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60 degree from the field. तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, उसको अगर आपको रोटेट कराना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो वर्क डन होता है W इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा नोट माइनस कॉस थीटा. थीटा नोट क्या है? इनिशियल एंगल, शुरुआत में वो किस पोजीशन में था, और थीटा क्या है कि आप उसको कितने एंगल तक रोटेट करवाना चाहते हो. तो शुरू में क्या कह रहा है कि शुरुआत में वो क्या था, डायरेक्शन पैरेलल थी. पैरेलल थी इसका मतलब थीटा नोट कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया. उसके बाद कितने एंगल तक घुमाना चाह रहा है वो, उसको 60 डिग्री तक घुमाना चाह रहा है. तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है. कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है. मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, बस हो गया काम. मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 2 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर प्लस 4 है, ठीक है, प्लस 4 जूल अपॉन टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 6 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 4, ठीक है. कोस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है. कोस 60 कितना होता है, 1/2 होता है. तो 1 माइनस 1/2 1/2 ही हो जाएगा, ठीक है. 1/2 यहाँ जो आएगा, यहाँ जो 1/2 आएगा वो इस 2 को कैंसिल कर देगा. तो आंसर बच जाएगा 6 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 4 और प्लस 4, माइनस 4 प्लस 4 10 रेज़्ड टू द पावर 0 मतलब 10 रेज़्ड टू द पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा. तो यह आंसर कितना आ जाएगा, 6. और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल. तो कितना आंसर आ गया, 6 जूल. कितना आ गया, 6 जूल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, बी है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी.